वेलकम बच्चों। आज आपको आरोह के काव्य भाग से कविता नंबर 5 भवानी प्रसाद मिश्र लेकर के आई हूँ, जिसके बारे में हम कथा पोयम का सार बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कवि परिचय पढ़ाएंगे। कविता नंबर 5 भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी है घर की याद। घर की याद ये इनकी पोयम है। सबसे पहले हम कवि का परिचय करेंगे। कवि परिचय। कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र और इनका जन्म हुआ था 1913 में। इनका जन्म हुआ 1913 में और जन्म स्थान था इनका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में। इनकी शिक्षा जबलपुर स्थित रॉबर्टसन कॉलेज से स्नातक की उपाधि लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। सन 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। 3 वर्षों तक इन्होंने ये जेल में रहे। क्योंकि इन्हें जेल में डाल दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाज सुधार के कार्य करने लगे। संपादन, आकाशवाणी तथा अध्यापन कार्य से भी काफी समय तक जुड़े रहे।
कुछ समय तक गांधी स्मारक निधि, सर्व सेवा संघ आदि से भी जुड़े। सन 1985 में मिश्र जी का निधन हो गया। सन 1985 में इनका निधन हो गया। इनकी मुख्य रचनाएं गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, इत्यादि। काव्यगत विशेषताएं, इस बुनी हुई जो रस्सी इनकी थी, इनके ऊपर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी काव्य शैली, इन्होंने भाषा के अंदर काव्य शैली सहज, सरल और ताजगी से भरी, थी। उसके बाद इन्होंने पाठकों के हृदय को, जो इनकी शैली थी वो सहज ही छू जाती थी। श्री मिश्र जी गीत घरों शीर्षक कविता पाठकों में अत्यंत प्रसिद्ध रही है। इस कविता में कवि ने काव्य अवमूल्यन की स्थिति का वर्णन किया है। श्री भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में प्रकृति का सुंदर सजीव चित्रण हुआ है। इन्होंने विशेष रूप से मध्य प्रदेश की प्रकृति के अक्षय भंडारों को अपने जीवन में स्थान दिया है। देश प्रेम मिश्र जी की कविताओं का प्रमुख विषय है। इनका देश प्रेम केवल रचनाओं तक ही सीमित नहीं, बल्कि इनका वास्तविक जीवन भी देश प्रेम से परिपूर्ण था। देश प्रेम की भावना के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर कई वर्षों तक जेल की यातनाएं सहन की। घर की याद कविता इस दृष्टि से अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री मिश्र जी के काव्य की अन्य विशेषता यह भी है कि वे संघर्ष में भी आनंद ढूंढते प्रतीत होते हैं। मूलतः इनका काव्य आस्तिक भाव, कर्मशीलता और जीवन के आनंद का मिश्रण है। लेकिन आगे चलकर इनकी कविता को अद्वैत दर्शन और गांधीवाद के आध्यात्मिक अध्ययन ने अत्यंत प्रभावित किया। वे अपनी रचनाओं में मजदूरों तथा किसानों की दीनहीन दशा का भी वर्णन करते हैं। इस दृष्टि से एक मानवतावादी कवि नजर आते हैं। इस प्रकार से जन चेतना की अभिव्यक्ति, गांधीवादी आस्था, मानवतावाद, राष्ट्रीयता, आत्म चिंतन आदि अनेक काव्य की कुछ इनकी जो उल्लेखनीय प्रवृत्तियां हैं। इनका जो विशेषकर काव्य शैली है वो खड़ी बोली है। काव्य शैली जो लिखा इन्होंने, इनके काव्य शैली की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी हैं। किंतु बीच बीच में स्थानीय यानी कि आंचलिक भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इस दृष्टि से इनकी भाषा सरल, सहज एवं ताजगी से भरी प्रवाहमयी है। कवि के ने अलंकारों का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से किया है। प्रतीकात्मक, बिंब विधान, स्थानीय मुहावरों का प्रयोग भी इनकी भाषा में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहना इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है।
इनके काव्य में बोलचाल का लहजा, नाटकीय उतार चढ़ाव और भाषा का ऐसा प्रवाह जो इनकी रचनाओं को सहज संवेदनशील बना देता है। इनकी निम्नलिखित पंक्तियों से इनके काव्यादर्श का आभास मिलता है। इन्होंने अपनी वाणी में कहा था, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू लिख। यहाँ इन्होंने इस पंक्ति के भाव से ये दर्शाया गया है कि हम जो जिस तरह बोलते हैं उस तरह लिख, और एक समय ऐसा आएगा कि जितना हमने लिखने को कहा है तो उससे भी बड़ा लिख। यहाँ कविता का सार, घर की याद। इनकी जो कविता है वो घर की याद है, क्योंकि कवि जो है जेल के अंदर है और बरसात का मौसम है, सावन का महीना, उसमें कवि का जो घर है वो टपक रहा है, यानी कि उसके अंदर से पानी गिर रहा है। कवि को जेल में बैठे अपने घर की याद आती है और वहाँ पर बड़े विचलित होते हैं। यहाँ पर कहानी, उसके पोयम का जो सार है मैं अभी आपको वो बताती। घर की याद शीर्षक कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। घर की याद कविता शीर्षक कविता कवि ने सन 1942 में लिखी। अभी हमने आपको कहा भी था कि 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये उन्होंने सक्रिय भाग लिया, और आंदोलन में सक्रिय भागिता देख करके इनको 3 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया। जेल में यातनाएं सहन कर रहा है, लेकिन करते हुए सावन का महीना आ जाता है, बरसात होती है, घर में पानी टपक रहा है, तो यहाँ पर कवि बड़ा विचलित हो जाता है। उसे बार बार अपने घर की याद आती है। घर की याद शीर्षक कविता कवि ने सन 1942 में आंदोलन के समय कारावास में रहते लिखी थी। कारावास मतलब जेल में, कारावास का मीनिंग जेल होता है। कवि को आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल की सजा हुई। अंग्रेजों ने 1942 का जो आंदोलन था वह चरम सीमा पर था, क्योंकि 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। इस आज़ादी के लिए हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ गंवाया, लेकिन बहुत से रणबांकुरों ने, आपने देखा होगा इतिहास के अंदर ऐसे अमर लोग हैं जो छोटी छोटी उम्र में, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, इन्होंने छोटी उम्र के अंदर इतना बड़ा वो किया। उससे पहले भी चले गए। 1942 का जो टाइम था वो आंदोलन का बहुत चरम शिखर पर था। उसी वक्त जो भी लेखक इसके खिलाफ आवाज उठाता था उसी को उठा करके जेल में डाल देते थे, और उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती थी। इन्हें जेल की सजा हो गई। कारावास के समय कवि को घर की बहुत याद आती थी, क्योंकि घर में पानी टपक रहा है। घर में 4 भाई और हैं, 3 बहनें हैं, तो इस प्रकार माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, तो उसे बार बार घर की याद सता रही है। उसी भावना को उन्होंने अपनी कविता में ढाल दिया। बैठे बैठे सोच रहे, घर की याद आ रही है, उसी के ऊपर इन्होंने जेल में बैठे अपनी लेखनी चलाई और घर की याद के ऊपर कविता लिख डाली। इस कविता में घर के मर्म कहते हैं दुख, जो घर में दुख हो रहा है, संकट है, इस समय मर्म का उद्घाटन किया है, यानी कि यहाँ पर अपनी लेखनी से घर के दुख को उकेरा है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर विस्थापन की पीड़ा भी सताती है, क्योंकि घर विस्थापन, घर छोड़ दिया कवि ने, और जेल की जो यातना है उसका उसे गम नहीं है। जितना उसे करना है वो उससे भी 4 गुना ज्यादा करता है, लेकिन बार बार उसे अपने घर की याद आती है। भावना विस्थापन की पीड़ा भी सताती है कि कैसे वो घर छोड़कर अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से वो अकेला बिल्कुल यहाँ है। इस कविता में घर के मर्म का जो उद्घाटन किया है वो बड़ा मार्मिक है। इस जेल प्रवास के दौरान जो कवि ने यातनाएं सहन की वो कभी अपने घर या घर वालों के सामने कभी नहीं बताता। कवि की स्मृति यानी कि कवि का जो यादों का संसार है उनमें परिजन एक एक करके सम्मिलित होते जाते हैं। जब कवि अकेला बैठा होता है और घर के बारे में सोचता है तो घर के प्रत्येक सदस्य का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। कविता का आरंभ बड़े नाटकीय ढंग से होता है, जैसे कहीं वो नाटक करता हो। सावन की झड़ी लगी है, सावन का महीना आ गया, बरसात शुरू हो गई है,
झड़ी लग गई। रात भर वर्षा होती रही, लगातार वर्षा होती रही। प्रातः होने पर चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, यानी कि आकाश में चारों ओर काले काले बादल घिरे हुए हैं। नीरवता यानी कि जो उसके जीवन की निरस्ता के वातावरण में घर की याद आना स्वाभाविक था। बादलों का गड़गड़ाना, काले बादलों का देखना, तो कवि के मन में एक डर पैदा हो गया, एक भय पैदा हो गया कि इस वक्त मेरे घर की स्थिति क्या होगी। घर की झांकियां कवि की आंखों में तैरने लगी। एक एक करके घर की छत, घर की पृथ्वी, भूमि, घर के अंदर एक चारपाई, वो भी टूटी फूटी, घर के हालात आंखों में नाचने लगे। उनके परिवार में माता पिता, 4 भाई 4 बहनें हैं। भाई भुजाओं के समान है और बहनें प्यार का प्रतिरूप है, यानी कि उन भाइयों के अंदर प्यार था। एक बाजू सभी भाइयों के बराबर थी, भाई उसकी बाजू के समान थे, और बहनें जो थी वो ममता और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। कवि कारावास में रहते हुए अनुभव करता है कि परिवार के जन उसे याद करके सजल हो गए होंगे। सजल मतलब आंखों में सावन भादों की झड़ी लग गई होगी। कभी जब वो बरसात के अंदर एक कोने में सिमट करके बैठे होंगे तो उन्हें पांचवे की याद आ रही होगी। माँ सोच रही होगी कि पता नहीं मेरा बेटा वहां कैसे होगा। सबसे लंबे उन्हें अपनी ममतामयी माँ का विचार आता है। जब माँ का चेहरा सामने आ जाता है तो कवि आत्म विभोर हो जाता है। बार बार वो ममता याद आती है कि कैसे माँ 5 बच्चों को, 4 बहनों को अपने आगोश में छिपा लेती थी। कवि के पिता भोले एवं सीधे व्यक्ति हैं। उनका शरीर मजबूत किंतु हृदय अत्यंत कोमल है, क्योंकि वो दंड पेलते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, इसलिए वो हष्ट पुष्ट हैं, लंबे चौड़े हैं, लेकिन उनका हृदय बहुत कोमल है। अंत वर्षा का उल्लेख करता हुआ कवि कहता है कि जो वर्षा की झड़ी लग रही है ये मुझे दारुण दुख दे रही है। वर्षा होते ही मेरे अंदर अनेक प्रकार की शंकाएं पैदा हो रही हैं। पानी के गिरने से झरझर की आवाज आ रही है। कभी कभी उठ करके देखता है कि पानी बरस रहा है, बहुत पानी बरस रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, और मेरा घर तो पानी से भी भर गया होगा। तेज हवा भी चल रही है। वर्षा और तेज हवा के कारण वृक्षों के पत्तों की हरा हरा की आवाज आ रही है, लेकिन कवि को उस आवाज के अंदर अपने घर में पानी टपकने की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। हवा बहने से सरसराहट की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। लगता है जैसे घर के अंदर माता पिता और सभी भाई बहन बिल्कुल चुप होकर के कहीं एक कोने में सिमट करके बैठे होंगे। ऐसे वातावरण में प्राणों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। उधर निरंतर पानी बरसने से घर की याद अत्यंत उत्कट रूप धारण कर लेती, यानी कि भयंकर रूप धारण कर लेती है। कवि का जो हृदय है वह बहुत चीर चीर हो रहा है, यानी कि बहुत जैसे कि उसका दिल फट रहा है, ऐसे हो रहा है, तार तार हो गया है। उसे बार बार अपने घर की याद आती है। बच्चों, इस पोयम के अंदर आपको जो कविता का मैंने सार करवाया, उसी कविता के अंदर पूरी कविता का भाव समावेश हो गया है। यहाँ पर जो कवि परिचय है वो मैंने आपको यहाँ पर करवाया। उसके बाद मैं आपको इस वक्त 2 स्टैंजे करवा देती हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। स्टैंजा नंबर 1, यानी कि पंक्तियां नंबर 1। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर से तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है, जो घर खुशी का पूर है, जो घर खुशी का पूर्ण है। प्राण मन घिरना, प्राण और मन में छा जाना। तीर रहा मतलब तैर रहा, और पूर का मतलब भंडार। प्रस्तुत कविता की जो पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित घर की याद नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कवि कहता है कि आज खूब वर्षा हो रही है। कवि कहता है आज खूब वर्षा हो रही है और बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा, यानी कि ऐसे में मेरे जो प्राण है, मेरे मन में घर की याद बस गई है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर से तीर रहा है। जैसे पानी इतना गिर रहा है तो मेरी नजर में मेरा घर पानी में तीर रहा है। घर की मुझसे दूर है, जो
घर खुशी का पूर है जो। वह जो खुशियों का भंडार था, सब बहन भाई माता पिता इकट्ठे बैठते थे। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज उन खुशियों से परिपूर्ण वह घर मुझसे बहुत दूर है और मैं उस घर में सम्मिलित नहीं हूँ। कवि के मन की भावुकता का बोध होता है। भाषा अत्यंत सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। संयुक्त काव्यांश अनुभूतिपूर्ण है। पानी गिर रहा वाक्य की आवृत्ति से वातावरण की सृष्टि की गई है। वहाँ वर्षा का दृश्य दृष्टि के सामने साकार हो उठता है। छोटे छोटे वाक्यों में भाषा जो प्रभावशाली बनी है, भाषा यहाँ प्रसाद इसका गुण विद्यमान है। स्टेंजा नंबर 2। यहाँ पर घर में 4 भाई, मायके से बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर से सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा प्यार भाई बहनें। यानी कि यहाँ पर वही प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी उसी पुस्तक से लिया गया है। जैसे पहले स्टेंजे में बताया उसी का सेम सार है ये। कवि का कथन है कि उसके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं, और बहनें जो हैं वो मायके में आई हुई हैं। अपने माता पिता के घर मेरे बारे में पूछने के लिए अवश्य आई होंगी। मेरे वहाँ न होने से उनको बहुत बुरा लगा होगा, इसलिए हमारा वह घर दुखों का घर बन गया है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। मेरे घर में सब भाई बहन आपस में प्रेम से जुड़े हुए हैं, उनमें परस्पर बहुत गहरा लगाव है। ऐसा भाईचारा कम ही देखने को मिलता है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। मेरे भाईचारों का अत्यधिक सहयोग मुझे प्राप्त होता है, इसलिए वे मेरे लिए मेरी भुजाओं के समान हैं। मेरी 4 बहनें मेरे लिए स्नेह का भंडार हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। कवि ने अपने मन के भावों को अत्यंत सरल, सहज और व्यक्त किया है। मिश्र जी कविता करते नहीं कहते हैं। छोटे छोटे वाक्यों के सफल प्रयोग से जहाँ विषय की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है, वहाँ भाषा के प्रभाव में भी वृद्धि हुई है। संतुलन परिवार का उदाहरण प्रस्तुत संयुक्त परिवार का उदाहरण देकर जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी लोग स्नेह एवं सहयोग से जुड़े हैं। कवि ने भाई के लिए भुजा और बहन के लिए प्यार की उपमा दी है, अत्यंत सार्थक और सटीक है। बहन के लिए भाई का अभाव सदा खटकता है, इसलिए भाई के बिना बहन को पिता का घर परिताप कहते हैं, दुख के समान लगता है। यहाँ पर स्टेंजे में प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और उपमा अलंकारों की छटा दिखाई देती है। स्टेंजा नंबर 3। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसको गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यह तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वही प्रस्तुत पंक्तियाँ उसी तरह लिखना है जैसे पहले स्टेंजे में बोला गया है। कवि को जेल में माँ की याद आती है। जब माँ की याद आती है तो कवि पश्चाताप करने लगता है, और उसकी जो मर्म में माँ का प्यार समाया हुआ है, वह आत्म विभोर हो जाता है और कहता है, मेरी माँ अनपढ़ है, उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है। भले ही वह अनपढ़ हो, किंतु उसके हृदय में हमारे प्रति प्यार और ममता भरी हुई है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। ऐसी माँ जिसकी गोद में एक बार सिर रख लिया तो दुख पास भी नहीं फटकने आता। उसकी गोद में रखने से सारे दुख भूलकर सुख की अनुभूति होती है। उसकी गोद में हर प्रकार का सुख और आनंद मिलता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यही तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि माँ के स्नेह को स्मरण करता हुआ पुनः कहता है कि माँ के स्नेह का घेरा चारों ओर दूर दूर तक फैला है। माँ की दुआओं के अंदर वो शक्ति होती है कि अपने बच्चे को प्रत्येक संकट से बचा लेती है। तक कि जेल में भी कवि को माँ के स्नेह की धारा का
फैलाव अनुभव होता है। क्या किया जाए, माँ अनपढ़ है, अन्यथा वह मुझे जेल में भी पत्र लिख सकती थी, लेकिन माँ के न मिल सकने पर उनका पत्र प्राप्त करने से मेरे मन को सांत्वना दे देता। यदि माँ मुझे मिलने नहीं आती या माँ मुझे मिलने आ तो उनका पत्र ही मुझे सांत्वना दे देता, घर की याद मुझे थोड़ी कम हो जाती। इस प्रकार यहाँ कवि ने माँ की ममता और वात्सल्य का मार्मिक वर्णन किया है। भाषा की सरलता, सहजता एवं भावनात्मकता बहुत देखते बनती है। रूपक अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। चित्रात्मकता के कारण भावों की अभिव्यक्ति अत्यंत रोचक एवं आकर्षक बन गई है। माँ की ममता का चित्र आंखों के सामने साकार हो जाता है। छोटे छोटे वाक्यों में तुकबंदी देखने को मिलती है जो बहुत ही रोचक और आकर्षक है। बच्चों, जितना मैंने इस वीडियो में करवाया, कवि परिचय, पोयम, कविता का सार और 3 स्टैंजे, ये सभी आपको टोटल याद करने हैं। और याद करने के बाद कवि परिचय और उनके व्याख्याओं के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न जो हैं वो सभी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं।